पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर बढ़ते हैं आज का मुद्दा की तरफ। मेरा कहना रामनिवास रावत से, आपकी समाजें भी समझा लिए, लाठें काट दिए, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, अभी कांड कर दिया। मैं साफ साफ कहता हूं, मैं नहीं डरता हूं किसी से। ये क्यों कि ये नहीं चलेगी। आजकल सब जागरूक है, आदिवासी भी जागरूक है, लड़वाने सब तैयार है। तो आपकी समाज है डांट के रखाने। वो चुनाव की बात रही तो दमदारी से आप जीतेगा और जिताऊंगा। श्योपुर के विजयपुर से पूर्व बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी, गुरुवार को भरे मंच से उनका ये अंदाज कई सवाल खड़े कर गया। क्या ये रामनिवास रावत को उनकी नसीहत थी या फिर सीताराम आदिवासी का दर्द, या उससे भी आगे बढ़कर ये सियासी रणनीति है? क्या सीताराम आदिवासी का ये बेबाक अंदाज विजयपुर उपचुनाव में रामनिवास रावत की मुश्किल बढ़ाएगा? क्या सीताराम पूरे मन से रामनिवास रावत का साथ देंगे? सीताराम आदिवासी की नसीहत और एक्शन से मंच पर मौजूद नेता भौचक्के रह गए। बीजेपी इसे सीताराम आदिवासी की नसीहत और पार्टी से प्रेम मान रही है, तो कांग्रेस को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व सामूहिकता से तय होता है उसे पूरा करने के अभियान में वो कार्यकर्ता नहीं अपितु सब जुटते हैं। ये भाजपा है, कांग्रेस नहीं। अब अचानक बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसको मंत्री भी बना दिया और अगला चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनके मन में जो भी बात रही है, और ख़ास तौर से विजयपुर के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डायरेक्ट व्यक्ति को इंगित करता है कि उनके लोग सत्ता में किस तरह से वहाँ पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। सीताराम आदिवासी रामनिवास रावत के बीजेपी में आने के बाद से खुश नहीं है। पिछले दिनों टिकट की दावेदारी करके भी वो यही बता चुके हैं, जिसके बाद संगठन की तरफ से उनसे बात की गई थी। समझाइश के बाद उन्होंने विजयपुर से टिकट का राग तो नहीं गाया, पर यह भी सच है कि वो रामनिवास रावत को बीजेपी में पचा नहीं पा रहे हैं। भरे मंच से इस तरह नसीहत देना रामनिवास रावत के लिए बेहतर संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है रामनिवास के सीताराम। खूब दिया है सियासी ज्ञान, वाह सीताराम जी। आखिर दिल की बात जुबान पर आते आते कई बार रुकती है, लेकिन जब दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं तो ये जो दिल की बात है ये जुबान पर आ जाती है। भले ही अंदाजे बयां मुख्तलिफ हो, भिन्न हो, अलग हो, लेकिन सीताराम जी ने जो कहा है, बात तो उनके दर्द को भी समझा जा सकता है। कि कभी क्या सोचा होगा सीताराम जी ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि एक समय ऐसा आएगा जब रामनिवास रावत आएंगे, बीजेपी में जाएंगे, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी साथ में ले जाएंगे। नारायण नारायण, कभी नहीं, कभी नहीं। बहरहाल मुंसिल न्यूज़ के सुलगते सवाल देखिए, क्या सीताराम जी की नसीहत बनेगी रामनिवास रावत की मुसीबत? क्या अच्छा काम करने की बात रावत पर दबाव बनाने की कोशिश है? और क्या रावत के बीजेपी में आने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं सीताराम आदिवासी? ये तीन सवाल हैं। अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। साथ ही हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व विधायक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज जी, जो बात है उसमें दर्द छलका है, और दर्द जब छलका है तो जाहिर तौर पर मंच पर बैठे नेता भी हतप्रभ थे। और सीताराम आदिवासी ऐसा नहीं, वो पहले से अपने मुखर और चौंकाने वाले बयानों के लिए इसके पहले भी कई बार पहचाने गए हैं। अब जो स्थिति है, क्योंकि आसान सीट पहले भी नहीं मानी जा रही थी, अगर हम बात करें रामनिवास रावत जी की विजयपुर सीट की हम बात करें, लेकिन बीजेपी बाजीगर पार्टी है, वो सब मैनेज कर लेती है अंतिम समय में। दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक आसान लड़ाई तो नहीं दिखती है, ख़ासतौर से अब सीताराम जी के बयान के बाद। देखिए, गाना भी है दिल की बात सुने दिलवाला, लेकिन अब दिलवाला है कहाँ शरद जी? और यही दिक्कत है मुझे लगता है सीताराम जी के सामने।
वो 2018 में चुनाव भी लड़े, चुनाव जीत भी गए, और उसके बाद आप उन्हीं व्यक्ति को जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, उन्हीं को आप टिकट दे देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते। तो ये दर्द तो बहुत बड़ा, और अब ये भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे कर कर ये दर्द बाहर आना शुरू हो गया। पर बड़ा सवाल यही, क्या चुनाव में ये असर डालेगा? तो मुझे लगता है कि खासकर चंबल ग्वालियर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ जातिगत समीकरण बहुत अलग है और निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। मंच से वो बात अपने मन की कह रहे थे, लेकिन मन में दर्द भी था और नसीहत थी। नसीहत मुझे लगता है रामनिवास रावत से ज़्यादा पार्टी को भी होगी कि आखिर ये सब है क्या, कि आप लाकर हमारे सर पर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं जिसके खिलाफ हम खुद चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी मैनेज जरूर कर लेती, लेकिन स्थितियां जो खबरें आ रही है बहुत मुश्किल है। विजयपुर में विजय के लिए कांग्रेस भी जोर लगाएगी, क्योंकि बड़ी तेजी से कांग्रेस के घटनाक्रम भी बदले। आप देखिए, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह दिखाई दे रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। ये पहली बार है मध्य प्रदेश में कि चुनाव के 4-5 साल पहले से कांग्रेस उसी अंदाज में काम कर रही है जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी करती है। और सीताराम यादव ने जो बात कही है वो पहली बार नहीं कही, इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बाद में उनको समझाइश दी गई, मुझे पता है उसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। समझाइश के बाद वो मंच पर भी पहुंचे, मंच से मन की बात कहकर ये बता दिया कि मैं समझा नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होने वाला है चुनाव। जैसा हम अंतिम दौर तक अमरवाड़ा को देखते रहे थे, उससे ज़्यादा कहीं टफ विजयपुर होगा, क्योंकि अपने ही अपनों को नुकसान पहुँचाएंगे। जी, लेकिन अमरवाड़ा जैसी फंसी हुई बहुत टफ सीट भी बीजेपी ने निकाल ली, और यही बीजेपी की वो स्ट्रेंथ है जिसके आगे कांग्रेस जवाब नहीं दे पाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा नतीजा हो। हालांकि दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं कांग्रेस की तरफ चलूं उससे पहले आपकी रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा। जी, मैं बहुत ध्यान से आपका पैकेज भी सुन रहा था और आपकी जो एनालिसिस है उसको भी सुन रहा था। तो पहली चीज़ तो आपके एनालिसिस के मैं किसी भी बिंदुओं को डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि सीताराम जी लंबे समय से वहाँ लड़ते आए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब और इन्हीं से ही लड़ते आए, तो स्वाभाविक है दो अपोनेंट जब एक मंच पर आते हैं तो ऐसे ही भाव होते हैं। तो मैं इसको सहज रूप में लेता हूँ। पर एक बात समझना होगी शरद जी, कि जो लोग सहज होते हैं वो इमोशनल भी होते हैं। तो मुझे लगता है यदि उनकी मर्यादा रखी जाती है, उनका मान रखा जाता है, तो मंच पर भी होते हैं। यही आपने देखा भी है। और उस मंच पर जिस मंच पर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं हैं, तो आप समझिए। और अभी तो मनोज भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे डॉक्टर मोहन जी का सम्मोहन जो है वो मजबूत चल रहा है। तो कभी कभी हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में बोलते हैं ना सर, हिप्नोथेरेपी जो होती है वो दिल के दर्द का इलाज भी होती है। जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वरिष्ठ नेता वहाँ मंच पर मौजूद थे वे सीताराम जी की जो भावनाएं उनको समझते हैं। हम उनको स्थान भी देते हैं। ये मैं फिर बहुत क्लियर बता दूं, मैं बहुत बड़े मन से ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि उसका स्थान नहीं है, पर अंत में विजय जो होती है वो तो सीताराम की ही होती है। एक और सीताराम जी स्वयं हैं और एक तरफ रामनिवास जी हैं, तो दोनों एक में हैं, बड़े वर्षों बाद किसी मोड़ पर मिले हैं। तो हम कोई गुंजाइश बहरहाल इस बात की नहीं देंगे कि कहीं पर भी स्पेस कांग्रेस को मिले, क्योंकि वहाँ पर, अच्छा ये बात तो आप दोनों स्वीकार करेंगे मनोज जी और आप, कि भाई वहाँ पर जो दो लोग हैं वो दोनों एक ही मंच पे तो हैं, भाई तीसरा अभी कोई नहीं है। और कांग्रेस लीडर से लड़ती है शरद जी, आप बहुत टेक्निकली जानते हैं, हम कैडर से लड़ते हैं। तो हमारे पास हमारा कैडर आज भी है, हमारे पास शहरिया और बाकी सब जनजातियों में जो हमने काम किया वो काम आज भी है, जिसकी वजह से आपने स्वयं स्वीकार किया कि पिछला आम चुनाव में भी हमने मजबूत स्थिति रखी थी। और वहाँ पर दूसरी ओर लीडर जो रामनिवास रावत जी हैं वो अब हमसे जुड़े हैं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का लीडर बेस्ड सिस्टम और हमारा कैडर बेस्ड सिस्टम जब मिलकर आगे चलेंगे तो मुझे कोई बाधा दिखाई नहीं देती। और वरिष्ठ नेता अपने मंच में लाइन से देख ही लिए हैं, जिसका अभाव अभी आपको कांग्रेस में दिखेगा। और अंतिम बात शरद जी, देखिए हम सब के लिए, हम जानते हैं ये एक चुनाव संख्यात्मक रूप से किसी भी दल के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और इसीलिए हम इसको बहुत भावनात्मक रूप से और मोरालिटी के ग्राउंड पे लेंगे और हम जरूर विजयी होंगे। बिल्कुल, कुछ तकनीकी चुनौती है इसलिए कांग्रेस के साथी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि उनको फ़ोन पर हम ले सकते हैं उनके स्टैंड स्टिल फोटो के साथ। चलिए, संजय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय जी, जिस तरह का मंजर है,
कांग्रेस के लिए कई बार बीजेपी की जो चुनौतियां हैं, यानी खासतौर से मैं उन चुनौतियों का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ जो कांग्रेस से आए, बीजेपी में आए नेताओं की वजह से चुनौतियां हैं, और वो बहुत दिग्गज नेताओं की चुनौतियां नहीं है। सिंधिया जी की चुनौती नहीं है, पचौरी जी की चुनौती नहीं है, रामनिवास रावत जी की चुनौती हो सकती है, और भी नेताओं की चुनौती। इन चुनौतियों को लेकर आप कॉन्फिडेंट तो दिखते हैं, उनका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम मौके पर आप पिछड़ जाते हैं। इसको काबू में करिए, कैडर बेस्ड पार्टी से कैडर बेस्ड लड़ाई के लिए तैयार कीजिए। कैसे देखते हैं आप विजयपुर की चुनौती को? देखिए शरद जी, चुनौती तो हर चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब आपको मालूम है अमरवाड़ा का उपचुनाव में क्या हुआ। सत्ता होने के बावजूद भी पूरी मशीनरी, पूरा मंत्रिमंडल से लेके मुख्यमंत्री जी से सब लगे रहे, लेकिन आखिरी में कैसे जीते आप सबको मालूम है। नोटा का वोटों का अंतर मिला लीजिए, वो मिला लीजिए। अभी कल एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एबीपी न्यूज़ में, आप जैसे सीनियर पत्रकार थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी को आप लोग कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, तो जो कैडर का मूल व्यक्ति है वो तो रह ही नहीं गए ना भाजपा में। जैसे राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, 10 सीटें में शायद हो रहे हैं, जिसमें कि 8 बीजेपी के लोग नहीं है, उसमें कांग्रेस के लोग हैं या अन्य दलों के लोग हैं। तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो आपको ये कहना बंद कर देना चाहिए कि कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। ये तो कल वाजपेयी जी मेरे सामने बैठे, मैं उनको सुन नहीं पाया। वाजपेयी जी हो सकता है जिसको गाली बके वो कल इनके किस नेता के साथ डील हो जाए, तो इनकी डील चल रही है, वो जिसको ले लेते हैं। ये मूल थी, ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है, वो मूल भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। तो मूल भारतीय जनता पार्टी की तो बात करना बेईमानी हो गई। आप लोग को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दिया जब सर आप जीतना शुरू कर दीजिए, सब बंद हो जाएगा, सारे विश्लेषण बंद हो जाएंगे। संजय जी देखिए, हम लोग तो शरद जी, हम लोग अमरवाड़ा में भी जीत गए थे। अमरवाड़ा में कैसा मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, कितने वोट जो ये नोटा के 4000 वोट जो है 1 घंटे काउंटिंग रोकी गई, वो तो सामने दिख रहा था। जनता तो हमें मतदान दे रही, लेकिन ये चोरी करने रहे मतदान भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। सिर्फ अंतर यही है, वाजपेयी जी को भी अच्छे से मालूम है। अब बोलना चाह रहे हैं वाजपेयी जी, बोलिए। मैं संजय जी, मैं आपके जो पॉजिटिविटी है उसको जरूर सलाम करूंगा, पर सारी पॉजिटिविटी जो है वो तथ्यात्मक नहीं है। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, अमरवाड़ा का चुनाव हो गया, कोर्ट चले गए, सब तो कर लिया ना आपने सर। कोई कहीं पर कोई एविडेंस नहीं है, कोई इस तरह के। और हमेशा हर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कहती है, ये लोग आपके जो पर्यवेक्षक हैं शरद जी, मनोज जी, ये लोग बताते ही हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आपको जी प्लीज। वाजपेयी जी, हर चीज का एविडेंस नहीं होता, डील का एविडेंस सर लगातार आरोप है ना आपके सर, जब आप हारते हो यही तो आरोप लगाते हो। रावत जी से आरोप, ये आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, डील की बात कर रहा हूं। चलिए बात पूरी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बहरहाल आप मतलब कांग्रेस पार्टी हमेशा हार के बाद ये आरोप लगाती है, जीतने का भूल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो कहना चाहता हूं, आपने बार बार कहा कैडर, आज आपने बहुत सही समय ये विषय उठाया है। हमारी कार्यशालाएं शुरू हो गई हैं सदस्यता अभियान की, जो 6 वर्ष में शून्य होता है वो घड़ी की सुई के साथ फिर से आता है। कांग्रेस का आप सदस्यता अभियान बता दीजिए कहाँ चले गए। आपने खूब सारे फॉर्म भरे थे, मुझे बहुत याद है, 19 की बात है, 2020-19 की। लेकिन आप देखेंगे कि आप लोग कैडर पे काम ही नहीं करते। आप जैसे अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संगठन गायब है। और हमारे को संगठन का आधार मिलेगा और वहाँ पर लीडर बेस्ड सिस्टम का भी मिलेगा, मानिए संजय जी। चलिए और इसके आगे नहीं टिक पाएंगे। मैं मानता हूं ना वाजपेयी जी, मानते हैं संजय जी, मानते हैं संजय जी, मानता हूं कि भाजपा पहले पहले कैडर बेस्ड पार्टी थी, अब नहीं रह गई। चलिए, हम 1.5 करोड़ सदस्य बनाने जा रहे हैं। आप मत मानिए। मनोज जी, सवाल ये भी बड़ा है कि कांग्रेस, जिस तरह की एकजुटता की जरूरत है कांग्रेस को, आखिर बीजेपी इतने मतभेदों को जो भी कहिए आप, उन पर अंतिम समय में काबू कैसे पा लेती है? इतने सारे अंतर विरोध हैं, नेता आते हैं बीजेपी में, उनके कार्यकर्ता आते हैं, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शुरू में समन्वय में चुनौती आती है, लेकिन फिर हम देखते हैं एंड रिजल्ट। अब ठीक है, कांग्रेस का आरोप है कि इसमें गड़बड़ियां हैं, सत्ताधारी दल है, शक्ति है, लेकिन फिर भी आप, अगर मैं ताज़ा तरीन रामनिवास रावत जी की बात करूं तो आपको क्या लगता है? हालांकि टफ सीट मानी जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है, क्योंकि वो पहले ही समझ के और पूरे समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है पार्टी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये मानकर चली रही कि वो हमारे खाते में, अभी एक दिन पहले मुख्यमंत्री मंच से बोल रहे थे और वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि हम किस हद तक हमें जीतना है। वो 2028-29 की तरफ इशारा कर रहे थे और उसमें वही छिपाता है कि हमें कितना वोट हासिल करना है और 2023-24 में हम कहाँ थे। मकसद उसमें साफ छिपा था कि आपको सारी चीज़ें भूलकर वहाँ आना पड़ेगा और जो चलेगा हमारे साथ वही आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने मैसेज भी दे दिया। इसका मतलब यह है शरद जी कि अनुशासन का पाठ तो भारतीय जनता पार्टी पढ़ाती है, लेकिन वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लेती है कि अगले चुनाव की तैयारी 2028-29 की जब वो अभी से करेगी तो ये तो एक उपचुनाव है। उपचुनाव के पहले आप देखिए 2 बार मुख्यमंत्री वहाँ होकर आ गए, उन्होंने अपने काम की शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले गोविंद सिंह को लेकर एक मसला होता है जिसमें पूरी कांग्रेस वहाँ पहुँचती है। हालांकि एकजुटता का परिचय दिया जाता है, लेकिन उस एकजुटता के बाद में भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। कार्यकारिणी आज तक घोषित नहीं हो पाई है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता की तरफ बढ़ चली है। तो ये बीजेपी का एक मैकेनिज्म है और इसको कांग्रेस को समझना ही पड़ेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा है, अरुण सिंह आए थे 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के संगठन को हम पूरे देश के भीतर एक आदर्श संगठन बनाते। उसकी वजह यह है कि जो आता है वो समाता चला जाता है और हमारे कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में बता दिया जाता है कि पार्टी ही सब कुछ है। उसके पीछे वजह एक ये भी है शरद जी, ये भी है कि एक बार इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कांग्रेस के अध्यक्षों को क्या बड़े नेताओं से सपोर्ट मिलता है। आप अरुण यादव की बात कर लीजिए, पचौरी जी की बात कर लीजिए, सुभाष यादव जी की बात कर लीजिए और कमलनाथ जी की भी खुद बात कर लीजिए, इतने बड़े दिग्गज नेता हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जी हाँ, चौथी पीढ़ी को कमान सौंप दी गई, पहले प्रदेश अध्यक्ष को, फिर मुख्यमंत्री को, डॉक्टर मोहन यादव को। लेकिन पूरे सारे बड़े नेता आप देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में तोमर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, अजय विश्नोई जी वरिष्ठ विधायक हैं, शांति से बैठे हैं, कमल पटेल जी नहीं जीत पाए, नरोत्तम जी किसी और भूमिका में दिखेंगे, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं है। यहाँ सब मिक्सअप है और कांग्रेस में फिर विरोध शुरू हो जाता है। जीतू पटवारी उसका सामना कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए ना, छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी अलग से भंग कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो है गड़बड़। 3 दिन कमलनाथ आते हैं और वो दिखाई भी देता। एक चीज जरूर है शरद जी, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जब आप सत्ता से दूर होते हैं तो कार्यकर्ता के मन में, आज के जिस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं उसके मन में ये भी डर होता है। सीताराम जी के बयान को आप उसी तरह देख लीजिए कि 2 दिन पहले जब वो बोल रहे थे कुछ और थे, आज मंच पर कुछ और बोल रहे थे। सत्ता की सभी को जरूरत है और आज का कार्यकर्ता ये भी समझता है यदि कांग्रेस पूरे 5 वर्ष 18 के चुनाव के बाद निकाल लेती तो मुझे लगता तस्वीर कुछ और होती और ये नई तकदीर भी। और इसका ये भी कारण है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरह या बिहार की तरह 4-5 राजनीतिक दलों वाला राज्य नहीं है। अगर आपने कांग्रेस में जाने का औचित्य सीताराम जी के पास है नहीं, बहुजन समाज पार्टी या सपा का विकल्प है नहीं, अब वो कहां जाएंगे। ले दे के जो ताकतवर पार्टी है उसी में बने रहने का विकल्प है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी सर, सरकार बहुत बड़ी है शरद जी। आप तो संजय जी तो एक बार मुस्कुरा दे फिर देखो तो सही। आप सरकार, सर दिल बड़ा होना चाहिए। सरकार में बहुत जगह होती है। मुस्कुरा दिया, आप कोई और अर्थ मत लगाइएगा जी। तो इसीलिए सर मान के सरकार सबकी होती है साहब, संजय जी की भी है जी। एक बार बोले तो सही, ऐसा थोड़ा ना है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए और जब आप लोकतंत्र के चुनाव में जाते हैं तो ईमानदारी से अपने कैडर और अपने मुद्दों के साथ लड़िए, लोगों को साथ लेकर चलिए। ऐसे ही चुनाव होते हैं डेमोक्रेसी में। बहुत वैमनस्यता एक दूसरे के प्रति नहीं पाली जाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि एक दूसरे के प्रति सदाशयी भाव रखकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। और मुद्दों पर आइए, बीजेपी ने अगर 2 सांसदों से आज इतना बड़ा सफ़र तय किया है तो उसके पीछे आलोचना या निंदा राग ही नहीं था कि पूरे समय कटुता कटुता कटुता, बल्कि ये तो नुकसान पहुंचाती है। जी संजय जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और इस विषय को थोड़ा और जरा इस पर और खुलकर रोशनी डालिए जी। देखिए शरद जी, ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी एक समय था जब एक मूल कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अभी हकीकत में हम देखें, अगर टीवी से हटके हितेश जी से बात करें और आपस में बात करें किसी भी कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता दुखी तो है। ये बात सच है कि हमारी कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग नया परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन का युग आ गया है। उसमें नए यूथ को, जीतू पटवारी जी को कमान दी गई है और आपस में हम लोगों के मतभेद इसलिए भी नहीं है कि हम लोग 20 साल से विपक्ष में हैं। 20 साल विपक्ष बहुत होता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा संगठन बनाकर, अनुशासित संगठन बनाकर उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
उसमें टाइम लगेगा निश्चित रूप से। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो निराश हताश बैठा है, उसको सत्ता की मलाई का फायदा नहीं मिल रहा। जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो निराश हताश है, क्योंकि सारी मलाई तो जो कांग्रेस से गए उनको दे रहा है, वो बाकी जो विधायक है, मंत्री है, वो खा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जो दिख रहा है वो है नहीं। आप सेंटर में देख ली कितनी बुरी हालत है, हर मुद्दे पे वापस लेना पड़ते हैं। ये मलाई का ओवरडोज तो नहीं है जो कांग्रेस को परेशान करता है? नहीं, देखिए शरद जी, वास्तविकता क्या है कि संजय भाई दूर से देख रहे हैं असल में जा रहा तो उनको अभी सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। नहीं, दूर से नहीं, मैं बहुत नजदीक से देखता हूँ। और सही बात बताऊं हितेश जी, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति, आज मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, मेरे बेटे को मेरे को कहीं व्यापार में लगाना है, 7 साल को, तो मैं बेटे से एक ही बात करता हूँ कि काम वो करो जिसमें सरकार से झुकना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े और कभी बीजेपी में न जाना पड़े, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है ही नहीं, तो वो बेचारा सरकार में कहां से आ जाएगा सर? ये तो साधारण सी बात है। ये तो आपने अपनी बात कही। बेटा क्या कहता है? बेटा सहमत है कि वो कहता है पापा जी वक्त बदल गया, क्योंकि माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कई नेताओं ने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है कि नई पीढ़ी से दबाव रहता है कि पापा आप कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी में जाओ। नहीं, मेरा बेटा उल्टा है। मेरा बेटा कट्टर कांग्रेसी, मेरे से ज्यादा कांग्रेसी है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हम लोग तो बहुत बात करते हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस। अगली बार आएंगे तो सर आपके घर चाय जरूर पिएंगे। पार्टी की नीति जी बिल्कुल पीजिए, उससे बात कीजिए। वो सिद्धांतवादी व्यक्ति है और वो हर चीज पढ़ता है, हमसे ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा है, तो पढ़ के आधारित बोलता है। वो बोलता है कभी इस पार्टी में नहीं जाना। चलिए मनोज, फिर मैं मुद्दे की तरफ लौटूंगा। मैं उस सवाल की तरफ आता हूं जो बीजेपी के गहरे अनुशासन के पीछे कहीं उसकी त्वचा के भीतर रेंग तो रहा है ये सवाल। ठीक बात है, बीजेपी एक अनुशासन की पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी ही पार्टी से बगावत करना और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। बहुत दुर्लभ होता है कि बीजेपी का नेता अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले। तो ये समझाइए मुझे कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये भले ही अभी हमें नुकसान पहुंचाती हुई नहीं दिख रही है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन आगे लॉन्ग रन में आपको इसका कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा और कुछ इस तरह से इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मैसेज, क्योंकि अब ये समझ नहीं आता कि 163 का आंकड़ा है, 29 के 29 कमल के फूल आपने मोदी जी को भेंट किए हैं, फिर क्यों कांग्रेस प्रेम छलक रहा है बार बार? देखिए सर जी, साइड इफेक्ट तो होगा और वो साइड इफेक्ट दिखाई भी दे रहा। कुछ ऐसा है जो दिख रहा है, कुछ ऐसा है जो आने वाले दिनों में उसके परिणाम सामने आएंगे, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये अब भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है, जब कार्यकर्ताओं से अलग हट के बात करते हैं। और आप देखिए 2 तस्वीरें, लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट आया, ठीक है केंद्र में सरकार है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आप अन्य राज्यों में देखिए। कुछ नेता बोलने लगे, पहले बोलते नहीं थे, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता, लेकिन बोलने लगे। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि यहाँ का कार्यकर्ता ये समझता है कि एन कैन प्रकार जैसे भी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना लेगी, और सरकार बना लेगी तो फिर कार्यकर्ता के भीतर भी ये है, शायद सीताराम जी भी यही समझ रहे हैं कि रहना तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के 2 दल है, बीजेपी कांग्रेस, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, तो हमें यहीं रह के किसी भी तरह समन्वय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन ये मिथक टूट गया, जैसा 18 में हुआ था, ये चीज़ें बदल जाएंगी सर जी, फिर खुलकर लोग कहने लगेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है, ये कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी है, और कम से कम उस खाटी कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा जिसका दर्द झलक रहा है। और मोहन जी शायद इसीलिए कह रहे थे कि जल्दी पद देने वाले हैं। एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा, देखिए साहब, हमारी ताकत हमारे कुशल संगठक भी हैं, जिसके हम बार बार जिक्र करते हैं। वो इन राजनीतिक परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। राजनीति भली चलायमान चीज़ होती है शरद जी, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते हैं। और जब तक ये कुशल संगठक हमारे दल का नेतृत्व करते रहेंगे, आप मान के चलिए कि हम ऐसी परिस्थितियां नहीं आने देंगे। जैसी चिंताएं आपको भी, ऐसे हमें भी रहती है, हमें भी मालूम है कहाँ क्या हो सकता है। और आप विश्वास रखिए, हम इससे गुजरते हुए निकल जाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पाएंगे। निश्चिंत रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए जी हितेश भाई, हाँ बोलिए बोलिए। 1 साल में जब सरकार गिरेगी केंद्र की ना, तो पता नहीं चलेगा कि मध्य प्रदेश की सर सरकार। आप तो नाराज हैं 20 साल से, तो मैं आपको क्या सोचूंगा। नहीं 1 साल हटने दो अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज आपका। और निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है, अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की,
कि कांग्रेस को बीजेपी की उन तथाकथित खामियों का फायदा उठाना है तो उसका सबसे बड़ा मंत्र वही है जो बीजेपी की अभी तक स्ट्रेंथ रहता आया है, एकजुटता। आपके भीतर नाराजगी होती है, आपके भीतर पीड़ा होती है, लेकिन पार्टी ये जानती है कि उसको कैसे समायोजित करना है, किस तरह से बात करके ठीक करना है। कांग्रेस में ये चीज़ गहरे मनमुटाव की तरफ जाती है और यही वजह है कि कई बार जीतती हुई बाजी भी कांग्रेस हारती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, एकजुटता की चाह, आंदोलन की राह। नमस्कार।